नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको अभी वर्तमान में जो आयकर गणना पत्रक आपको भरना है उसके बारे में आपके वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपना वार्षिक वेतन विवरण पत्रक तैयार कर सकते हैं, जिसके आधार पर ही आप अपना जो इनकम टैक्स का जो है गणना पत्रक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि साथियों, हमको अपना आयकर गणना पत्रक तैयार करने के लिए हमको सबसे पहले हमारे वेतन विवरण पत्रक की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारा सालाना होता है, जो मार्च से लेकर के हमारा फरवरी तक के बनता है। पहले यह हमारा अप्रैल से लेकर के मार्च तक का तैयार होता था, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है। ये हमारा मार्च से लेकर फरवरी तक का तैयार होता है एक वित्तीय वर्ष। तो अभी हमको जो आयकर गणना पत्रक तैयार करना है वह हमारा वित्तीय वर्ष होगा 2021-22 और निर्धारण वर्ष होगा हमारा 2022-23। तो साथियों, किस प्रकार से आप अपना वेतन विवरण पत्रक तैयार कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो इस तरह से जो बेसिक जानकारी है, आपको इस तरह से अपना बेसिक जानकारी तैयार कर लेनी है, जिसमें आप वित्तीय वर्ष, निर्धारण वर्ष, कर्मचारी का कोड, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का पद नाम, विद्यालय का नाम, वर्तमान जो वेतन विभाग है उसका आधार नंबर, इस प्रकार से संकुल, पैन कार्ड नंबर, प्राण नंबर, बैंक का नंबर, खाता नंबर और आईएफएससी कोड, इस तरह से आपको बेसिक जानकारी यहाँ पे ऊपर में हेडिंग में दे देनी है। यहाँ पे आपको ऑफिस का नाम भी दे देनी है, जो आपका डीडीओ है उसका नाम यहाँ पे आपको एंटर करनी है। उसके बाद चलिए नीचे हम आते हैं, स्क्रॉल करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको कॉलम तैयार कर लेनी है, जिसमें आपका शेड्यूल क्रमांक, माह यहाँ पे रहेगा। दो भाग में आपको डिवाइड कर देनी है, वेतन जो दिया गया और कटौतियां जो की गई। तो वेतन जो दिया गया, यहाँ पर देखिए आपका मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, चिकित्सा भत्ता, गतिरोध भत्ता, विकलांग भत्ता, अन्य भत्ता, एरियर्स पे और सकल वेतन। तो साथियों, इस प्रकार से आपको यहाँ पे माह तैयार कर लेनी है, मार्च 2021 से लेकर के फरवरी 2022 तक का। ये जो है आपको ये जो सैलरी का आंकड़ा है, यह आपको जो मोबाइल ऐप है ई कोस्ट लाइट, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे आप अपना आईडी या पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे और मंथली आप वहां से देख सकते हैं कि क्या आपका मूल बेसिक कितना है, उसमें महंगाई भत्ता कितना आपका बना, कितना आपका मकान भत्ता है, कितना आपको चिकित्सा भत्ता प्राप्त हुआ, कितना आपको गतिरोध भत्ता प्राप्त हुआ। ये सब चीजें आपको मोबाइल ऐप जो ई कोस्ट लाइट है वहां से आपको मिल जाएगा। यदि आप ऐप के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं तो इसका जो वेबसाइट वर्जन है वहां से भी इसको आप आसानी से अपना सैलरी स्लिप मंथली बार देख सकते हैं। और इस तरह से मंथली बार देखने के बाद इस तरह से आप अपना वेतन विवरण पत्रक तैयार कर सकते हैं वार्षिक। तो इस तरह से देखिए, अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है यह 2007 में नियुक्ति वाले शिक्षक का है। 2007 में जिनकी नियुक्ति हुई है उनका वार्षिक वेतन विवरण पत्रक इसी प्रकार से तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए मार्च 2021 का आपको दिखाई पड़ रहा है कि मूल वेतन है हमारा इस प्रकार से, इसमें महंगाई भत्ता इतना हो गया, मकान भत्ता 754 रुपए, चिकित्सा भत्ता 200 रुपए, गतिरोध भत्ता 600 रुपए। तो इस प्रकार से कुल हो गया सकल वेतन 34,482 रुपए, जिसमें कटौतियां हो गई सीपीएस में 3,293 रुपए, जीआईएस में हो गया 300 रुपए। तो इस प्रकार से कुल कटौती हो गई 3,593 रुपए। तो शुद्ध जो वेतन देय हुआ वो हो गया हमारा 30,889 रुपए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपका अप्रैल माह का भी सेम आपका वेतन जो दिया गया है उसमें कटौतियां इसमें आपका बढ़ चुका है। देखिए सीपीएस में हो गया 3,293 रुपए और जीआईएस का 300 रुपए, और यहाँ पे जो अन्य कटौती हुआ है 980 रुपए, जो कोविड काल में हमने दान किया हुआ। तो यहाँ पे कटौतियां अलग से आपको यहाँ पर शो करनी है। तो कुल कटौतियां हो गया अप्रैल माह में 4,573 रुपए। तो शुद्ध वेतन प्राप्त हुआ 29,909 रुपए। फिर मई माह में देखिए आपका मूल वेतन हो गया 29,400 रुपए, महंगाई भत्ता 3,528 रुपए, मकान भत्ता 754 रुपए, चिकित्सा भत्ता 200, गतिरोध भत्ता 600। तो टोटल सकल वेतन हो गया हमारा 34,482 रुपए, जिसमें सीपीएस कटा हमारा 3,293 रुपए, जीआईएस की कटौती हुई 300 रुपए। तो टोटल हो गया 3,593 रुपए। तो खाते में राशि हमारी प्राप्त हुई कटने के बाद 30,889 रुपए। तो जून माह का भी सेम है। जुलाई माह का देखिए यहाँ पर क्योंकि एक एग्रीमेंट जुलाई माह से लगता है, तो यहाँ पर हमारा मूल वेतन हो जाएगा 30,300 रुपए, जिसमें हमारा महंगाई भत्ता है 3,636 रुपए 11% के दर से, और 754 रुपए मकान भत्ता, चिकित्सा भत्ता 200 रुपए और 600 रुपए गतिरोध भत्ता। इस प्रकार से सकल वेतन हो गया 35,490 रुपए, जिसमें कटौतियां होती है सीपीएस 3,394 रुपए और जीआईएस हो गया 300 रुपए। तो कुल कटौती हो गया 3,694 रुपए। तो खाते में प्राप्त हुआ 31,796 रुपए। तो अगस्त माह का भी सेम है। उसके बाद देखिए सितंबर माह से क्या हो गया, हमारा जो महंगाई भत्ता था वह 17% हो गया है। तो इस प्रकार से बेसिक का 17% महंगाई भत्ता
भत्ता हो गया 5,151 रुपए, और बाकी जो आपका मकान भत्ता, चिकित्सा भत्ता, गतिरोध भत्ता सेम है। तो इस प्रकार से सकल वेतन प्राप्त हो गया 37,500 रुपए, जिसमें CPS हो गया 10% की दर से तो 3,545 रुपए, GS का हो गया 300 रुपए, तो टोटल कटौती हो गया 3,845 रुपए। कटने के बाद खाते में प्राप्त हुई राशि 33,160 रुपए। तो सितंबर से लेकर के फरवरी तक की आपकी जो राशि है, वेतन जो दिया गया और कटौती जो की गई है सेम है। तो इस प्रकार से आपको अपना जो वेतन विवरण पत्रक है वार्षिक तैयार कर लेनी है। अब उसके बाद देखिए साथी यहाँ पे बात करते हैं एरियर्स की। तो यहाँ पर देखिए चूंकि हमारा जो महंगाई भत्ता है जुलाई माह से 17% हो गया था, लेकिन जुलाई माह में तो साथियों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा महंगाई भत्ता मार्च से लेकर जून तक के जो मैंने आपको 11% बोल रहा था, सॉरी भूलवश, वह 12% था। तो 12% की दर से यहाँ पे हमको भुगतान किया गया, और जुलाई से हमारा जो महंगाई भत्ता था वो हमारा 17% हो गया था, लेकिन जुलाई और अगस्त में हमको 12% की दर से ही भुगतान किया गया था। इस नाम से इस 2 माह का हमको एरियर्स के रूप में महंगाई भत्ते की जो राशि है हमको दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा जो बेसिक रहेगा, बेसिक का आपका 5% की दर से इतनी राशि आपका बनेगा। तो इस प्रकार से देखिए बेसिक है 30,300 रुपए, तो इसका 5% की दर से राशि हो गया 1,515 रुपए, जिसमें CPS कटौती हो गया 10% 152 रुपए। तो कटने के बाद कुल राशि हमको प्राप्त हो गई एरियर्स के रूप में 1,363 रुपए, ये हमारा हो गया जुलाई के लिए। उसी प्रकार से अगस्त के लिए भी 1,515 रुपए हमारा एरियर्स बना महंगाई भत्ता का, जिसमें से 152 रुपए CPS के रूप में कटौती हो गया। इस प्रकार से हमको एरियर्स के रूप में राशि प्राप्त हुआ महंगाई भत्ता का बचा हुआ 1,363 रुपए। तो इस प्रकार से साथियों आपके सामने आपका वार्षिक वेतन पत्र तैयार हो जाएगा। अंत में फिर आपको इसको ग्रांड योग कर लेनी है। इस प्रकार से आपका मूल वेतन का ग्रांड योग करना है, महंगाई भत्ता का ग्रांड योग कर लेनी है, आपको मकान भत्ता का ग्रांड योग कर लेनी है, चिकित्सा भत्ता का भी कर लेनी है, और गतिरोध भत्ता का भी कर लेना है, साथ ही एरियर्स का करना है। उसके बाद फिर आप इन सबको आपको यहाँ पे जोड़ देनी है। जोड़ने के बाद ये हमारा सकल वेतन हो जाएगा 1 साल का। उसके बाद कटौतियों को भी आपको इस प्रकार से अलग अलग जोड़ लेनी है। जोड़ने के बाद यहाँ पे कुल कटौती हमको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा, ये हमारा वार्षिक कटौती हो जाएगा। उसके बाद जो शुद्ध वेतन है हमारा हमको जो प्राप्त हुआ, इस तरह से हमारे सामने इस डब्बे में आ चुका है। तो देखिए जो जिनकी नियुक्ति 2007 में हुई है उनका वार्षिक सैलरी स्लिप बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, जिसमें वार्षिक मूल वेतन हो गया 3,60,000 रुपए, जिसमें महंगाई भत्ता हो गया 52,290 रुपए, मकान भत्ता हो गया 9,048 रुपए, चिकित्सा भत्ता हो गया 2,400 रुपए, गतिरोध भत्ता हो गया 7200 रुपए, एरियर्स पे हो जाएगा 3,030 रुपए। इस प्रकार से सकल वेतन हो जाता है 4,33,968 रुपए, जिसमें CPS की कटौती होती है 41,534 रुपए, GIS में कटौती हुआ है 3,600 रुपए, और अन्य कटौती हुआ है जो कोविड-19 का 980 रुपए। तो इस प्रकार से कुल कटौती हो गया वार्षिक 46,114 रुपए। इस प्रकार से कटने के बाद जो राशि प्राप्त हुई है वह 3,87,854 रुपए। तो इस प्रकार से आपका वार्षिक वेतन विवरण आप आसानी से इस तरह से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद भी किसी शिक्षक साथियों को अपना वार्षिक वेतन विवरण तैयार करने में किसी प्रकार की परेशानी होती है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो आप हमको सीधा कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से अपना जो वार्षिक वेतन विवरण पत्रक तैयार कर सके। तो इस तरह से आपको वेतन विवरण पत्रक तैयार करने के बाद आपको फिर आयकर गणना पत्रक तैयार करना होगा, आयकर गणना प्रपत्र आपको फिलअप करनी होगी। साथियों हो सकता है कि कहीं कहीं आपको बीओ के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो जाए, जो आपका डीडीओ है, या तो आपका डीडीओ प्रिंसिपल होगा या फिर आपका डीडीओ पीओ होगा। तो उसके माध्यम से यदि आपको यह बना बनाया मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं मिलने की स्थिति में आप इस प्रकार से आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं साथियों कि किस प्रकार से हम अपना आयकर गणना पत्रक तैयार कर सकते हैं, आयकर विवरणी तैयार कर सकते हैं 2000 वित्तीय वर्ष 2022 के लिए, और हमारा जो कर निर्धारण वर्ष हो जाएगा 2022-23 के लिए। तो इस प्रकार से चलिए हम आगे आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपना आयकर गणना पत्र तैयार कर सकते हैं, आयकर विवरण तैयार कर सकते हैं। तो चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम अपना आयकर गणना पत्रक तैयार कर सकते हैं और विवरण तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए ऑफिस आपका लिखा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2021-22 और कर निर्धारण वर्ष है 2022-23। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 में नाम कर्मचारी, तो यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप कर देनी है, यहाँ पे आपको अपना पद नाम, यहाँ पे स्कूल का नाम, और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देनी है। अब उसके बाद देखिए नंबर 2 में दिया गया है आय वर्ष 2021-22 में प्राप्त कुल वेतन कर योग्य सुविधाओं के मूल्य सही। तो यहाँ पे आपका जितना भी आपने अभी तैयार किया था, जो अभी जो आपने तैयार किया था
अपना वेतन वार्षिक वेतन स्लिप वहाँ पे आपको जानी है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सकल वेतन कितना है यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमको जो दिखाई पड़ रहा है सकल वेतन, इसको आपको वहाँ पे एंटर कर देनी है। कितना देखिए 4,33,968 रुपए। तो यहाँ पे चलिए हम उसको तैयार यहाँ पे लिख देते हैं इस प्रकार से। जैसे ही इसको आप एंटर करेंगे उसके बाद आपको बाहर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको फिगर भरनी है और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होते जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर 3 कहा है गृह किराया धारा 10(13)(a) के अंतर्गत एवं धारा 10(14) के अंतर्गत अन्य भत्ते से जो कर मुक्त है। इस प्रकार से यहाँ पे 2 में से आपको 3 को माइनस कर देनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी राशि आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मनोरंजन भत्ता धारा 16(2) के अंतर्गत यदि कोई हो तो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। व्यवसाय कर धारा 16(3) के अंतर्गत कोई है तो यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद देखिए नंबर 3 में दिया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक अधिकतम, यहाँ पे आपको 50,000 फिलअप कर देनी है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑटो कैलकुलेशन है तो इस हिसाब से ये पहले से फिलअप हो गया है। यदि आप हाथ से मैनुअल तैयार करेंगे तो यहाँ पे आपको 50,000 की राशि आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा है शेष 4-5। तो यहाँ पे देखिए जो आपका नंबर 4 में जितनी राशि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी उसमें से आपको 50,000 को घटा देनी है। घटाने के बाद फिर यहाँ पे जो राशि आपकी आएगी वह आपकी शेष राशि हो जाएगा। उसके बाद नंबर 7 में दिया गया है गृह संपत्ति से आय। नंबर 1 दिया है स्वयं के उपयोग के लिए शून्य है। यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा मकान है जिसको आपने किराया पर दिया हुआ है तो जो जितना आपको किराया प्राप्त होता है वार्षिक, उस किराए की राशि को ये भी यहाँ पे आपको एंटर करनी है। यदि आपको किराया प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पे आपका 0 रहेगा। यदि आपको किराया प्राप्त होती है तो यहाँ पे जितनी राशि आपको प्राप्त होती है यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है ब में घटाइए किराए का 30%। तो जितना भी आपको किराया प्राप्त होगा उसका 30% को यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको 10,000 रुपये प्राप्त होती है वार्षिक किराया, तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपये की छूट प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप 3,000 रुपये एंटर करना होगा। 10,000 का 30% यानी कि 3,000। तो यहाँ पे आपको 3,000 भरना होगा। फिर गृह ऋण पर ब्याज, यदि आपने गृह ऋण लिया हुआ है, यदि आपने गृह ऋण लिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे जो गृह ऋण के ऊपर जितना आप ब्याज पड़ाते हैं सालाना, उस ब्याज को यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। और यदि आप गृह कर देते हैं तो गृह कर की राशि को भी यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद इन तीनों राशि है इसको यहाँ पे योग कर देनी है। यहाँ पर योग करने के बाद यहाँ पर देखिए शेष माइनस 7a प्लस 7b का योग, यानी कि जो 7a है और ये 7b का योग होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो योग होगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, चलिए भर करके मान लीजिए कि मेरे को किराया प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 10,000 रुपये मान लीजिए किराया प्राप्त होता है इस प्रकार से। तो देखिए 10,000 रुपये किराया प्राप्त होता है तो उसका 30% यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है ये 7,000 रुपये, यानी कि 7,000 रुपये ये मेरा क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। और यदि मान लीजिए कि मैंने गृह ऋण लिया हुआ है जिसका ब्याज मेरे को सालाना मैं पड़ाता हूँ, मान लीजिए 8,000 रुपये। इस प्रकार से मैं 8,000 रुपये सालाना ब्याज पड़ाता हूँ इस प्रकार से। देखिए तो ये 8,000 रुपये हो गया। अब क्या हो गया, 8 और 3 ये दोनों मिला कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11,000 मेरे को छूट मिलेगी और मेरे को राशि कितना प्राप्त हो रहा है, किराया 10,000 रुपये। तो ये 1,000 क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे मेरी जो शेष राशि होगी उसमें से ये 1,000 रुपये क्या हो गया, फिर से माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पे शेष राशि हमको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको गृह संपत्ति से जो आय है उसको यहाँ पे आपको एंटर करनी है। और जो यदि आप किराया प्राप्त होता है तो उसका 30% यहाँ पे आपको एंटर करनी है। और यदि आपने गृह ऋण लिया हुआ है जिसका आप ब्याज पे करते हैं तो उस ब्याज की सालाना राशि को यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। यदि आपको गृह कर देते हैं तो उसकी राशि यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। तो चूंकि मेरे मामले में कुछ नहीं है तो इसलिए चलिए मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया इस प्रकार से। देखिए तो यह राशि क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि 7 का अ और ब का कुल शेष हमारा क्या हो गया, ये कुल योग हमारा 0 हो गया। तो कुल शेष राशि क्या हो गया, दोनों हमारा ये कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 का क्या हो गया, दोनों हमारा सेम आ चुका है। इस प्रकार से मेरी जो राशि है अभी कितनी है, 3,83,968 रुपए। अब देखते हैं नंबर 8 में आ जाते हैं, ब्याज खाते पर ब्याज। तो यहाँ पे ब्याज खाते पे ब्याज लिखा हुआ है, वास्तव में यह हमारा है सेविंग अकाउंट का है, बचत खाता पर ब्याज। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ये
बचत खाते पर ब्याज। तो साथियों यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जितने भी आपके बचत खाते हैं उसमें आपको वार्षिक कितना ब्याज प्राप्त होता है यहाँ पर आपको उसको काउंट करके लिखनी है। मान लेते हैं कि आपके पास 2-3 अकाउंट्स हैं, तो सभी अकाउंट का जो वार्षिक आपको ब्याज प्राप्त हुआ है उस ब्याज को यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। आपको यदि 2 रुपए भी ब्याज प्राप्त होता है तो भी उसको यहाँ पे उल्लेख करना है। तो चलिए हम यहाँ पे उल्लेख कर लेते हैं इस प्रकार से ब्याज हमारा भी क्या हो गया, आय में हमारा जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे जुड़ चुका है। उसके बाद 9वां है दिया हुआ है अन्य आय। उसके अतिरिक्त भी आपके सैलरी के अतिरिक्त भी आपकी कोई बाहरी इनकम है तो उस इनकम को भी यहाँ पे आपको इस तरह से एंटर कर देनी है इस प्रकार से। अब देखिए 8 और 9 का योग यहाँ पे हो गया, योग 8 + 9 यानी कि ये दोनों का योग यहाँ पे हमको आ चुका है। और हमारा जो सैलरी का हमारा जो राशि थी हमारा 3,83,968 रुपए, उसमें हमारा बचत खाते का ब्याज और अन्य आय हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो टोटल इनकम कितना हो गया, 4,05,468 रुपए हमारा आय हो चुका है। अब इतना इस प्रकार से आपको अपना आय तैयार करना है। इतना जो प्रोफार्मा है आपका नंबर 10 तक के ये आपका आय का है। तो हमारा सकल आय कितना हो गया, 4,05,468 रुपए हो चुका है। यहाँ पे कि आपको क्लियर हो चुकी होंगे कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे करनी है। अब बात कर लेते हैं कटौतियों की। नंबर 11 में दिया गया है कटौतियां घटाइए, जिसमें दिया है धारा अंडर सेक्शन 80CCC और 80CCD1। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे दिए गए हैं, जहां पे ऑप्शन दिए गए हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि राज्य बीमा SI हो गया, आपका जीवन बीमा प्रीमियम हो गया, LIC आपका राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, इस प्रकार से आपको लोक भविष्य निधि हो गया। इस प्रकार से आपको दिया गया जो जो चीजें में आप इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे आपको एंट्री कर दी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, आपकी जो अधिकतम छूट की सीमा होगी वह होगी आपका 1.5 लाख। 1.5 लाख के अंतर्गत ही इसमें आप छूट ले सकते हैं। तो जैसे कि देखिए मेरे मामले में जीवन बीमा हो गया LIC का 22,912 रुपए, सामूहिक बीमा प्रीमियम हो गया 3,600 रुपए। अब उसके बाद चलिए हम देखते हैं हमारे गणना पत्रक में जो हमारा पेंशन में अंशदान है वो कितना है हमारा। यहाँ पर देखिए पेंशन में हमारा अंशदान है 41,534 रुपए। तो वहां पे चलिए हम लिख देते हैं 41,534 रुपए। ये हमारा हो गया पेंशन योजना में अंशदान। यहाँ पे हम लिख देंगे 41,534। तो यहाँ पे हमने कर दिया 41,500। एक मिनट, ये तो इस तरह से देखिए हमने 41,500 यहाँ पे लिख दिया। यदि आपके भी घर में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि ट्यूशन फीस आप पे कर रहे हैं वार्षिक, तो यहाँ पे अपनी उसका आपको उल्लेख कर देनी है। क्योंकि मेरे मामले में नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। इस तरह से देखिए। उसके बाद आपको बाहर क्लिक करनी है। देखिए यहाँ पे ऑटो फिगर, एक ऑटो के क्या हो गया, ऐड हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो इन सबको आपको जोड़ देनी है। जितने भी यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करेंगे उन सब अमाउंट को यहाँ पे आपको लास्ट में योग कर देनी है। यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि अधिकतम कटौती की राशि है 1.5 लाख रुपए, यानी कि आप इस सेक्शन के अंतर्गत केवल 1.5 लाख राशि की छूट ले सकते हैं। अब उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 11वां बी में दिया है घटाइए धारा 80CCD2 नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि अधिकतम वेतन का 10% पृथक से छूट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सैलरी से 10% की कटौती हमारे आंशिक पेंशन के लिए होता है। तो उसी प्रकार से हमारे नियोक्ता द्वारा भी उस पेंशन अंशदान में जितनी राशि हमारी कटती है 10% उतनी उनके द्वारा भी जमा किया जाता है। तो उस राशि को भी यहाँ पे आप एंटर करके पृथक से छूट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका उल्लेख तभी करना है जब इसकी एंट्री आपने अपने सकल वेतन में की हो, यानी कि यहाँ पर जो आपको कुल वेतन है यहाँ पर आप जब उसका काउंटिंग करेंगे तभी वहां पे आपको उस छूट को दर्शानी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है खटाइए धारा 80CCD1B नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान अधिकतम 50,000 रुपए तक, यानी कि अलग से और आप नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान करते हैं तो उसका भी आप 50% तक छूट ले सकते हैं। क्योंकि हमने अपने नियोक्ता द्वारा जो कटौती की गई है, कटौती हमारे जमा की गई है अलग से पृथक से, उसको हमने अपने सकल वेतन में ऐड नहीं किया, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको 0 शो कर दिया है। यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद देखिए इतनी कटौती करने के बाद यहाँ पे नंबर 12 में दिया गया है अन्य कटौतियां। हो सकता है साथियों की वीडियो कुछ लंबा हो, लेकिन आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आसानी से आप अपना आयकर विवरण पत्र तैयार कर सके। अन्य कटौतियां में देखिए नंबर 1 दिया है धारा 80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम स्वयं पति पत्नी व बच्चों के लिए 25,000 तक है और माता पिता के लिए 25,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए। यदि आप चिकित्सा प्रीमियम बीमा आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे आप उसको उल्लेख करना है। स्वयं के मामले में 25,000 रुपए, माता पिता के लिए भी 25,000 और यदि सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए यहाँ पे आप उसका छूट ले सकते हैं।
नंबर 2 में धारा 80DD विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार के लिए अधिकतम है 75,000 तथा 80% या अधिक विकलांगता होने पर 1,25,000। यदि आप सैलरी पर्सन है और आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो दिव्यांग है, जो आप पे आश्रित है, जिसके चिकित्सा उपचार आप करा रहे हैं, तो उसमें यदि आप चिकित्सा उपचार करा रहे हैं तो आप अधिकतम 75,000 तक की छूट ले सकते हैं। और यदि वह बहु दिव्यांग है, 80% या उससे अधिक है, तो आप 1,25,000 तक का भी छूट ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसको एंट्री कर देनी है। धारा 80DDB विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौतियां है अधिकतम 40,000 रुपए और सीनियर सिटीजन के लिए 1,00,000 रुपए। इस प्रकार का मामला आप में लागू हो तो इसका भी आप छूट ले सकते हैं। धारा 80E में कहा है उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण का ब्याज। जैसे कि आपके घर में कोई बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसके लिए आपने ऋण लिया हुआ है, तो उसकी जो आप ब्याज पे कर रहे हैं, उस ब्याज की राशि को यहाँ पे आप एंटर करके उससे छूट ले सकते हैं। फिर दिया गया है नंबर 5 में दिया गया धारा 80G धर्मार्थ संस्थाओं को दिया गया दान क श्रेणी में 100% और ख श्रेणी में 50%। तो चूंकि अभी आपको बताया कि हमारा अप्रैल माह में हमने अन्य कटौती में हमारी राशि कटौती हुई है, जो हमने कोविड-19 के लिए दान किया हुआ, तो यह राशि आपका 80G में जाएगा, जो आपका 100% छूट रहेगा। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमने दान किया हुआ था, इस प्रकार से 980 रुपए। उसके बाद नंबर 6 में कहता है धारा 80U स्थायी रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में अधिकतम 75,000 तथा अधिनियम 1995 के अनुसार 1,25,000 रुपए। यानी कि बहुविकलांग होने पर या फिर 80% या फिर 40% से एक्स्ट्रा आपका जो दिव्यांगता है, उस स्थिति में आप 1,25,000 का लाभ ले सकते हैं। नहीं तो आपको छूट मिलेगी 75,000, उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप यहाँ पे उसका छूट ले सकते हैं। अब बात करते हैं धारा 80TT बचत खाते पर ब्याज पर अधिकतम छूट 10,000 रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपए। जैसे कि हमने देखिए ऊपर में बचत खाते से प्राप्त आय को हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ, देखिए बचत खाते पर हमने ब्याज दिखाया हुआ 6,500 रुपए, तो इसको हम वहां पर छूट ले सकते हैं। अधिकतम इसके लिए आप 10,000 छूट ले सकते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए। तो चलिए, जितना हमने वहां पे एंटर किया हुआ है उतनी राशि को हम यहाँ पे छूट के रूप में एंटर कर देते हैं इस प्रकार से। और नंबर 8 में कहा गया है कि धारा 80GGA अनुमोदित वैज्ञानिक सामाजिक ग्रामीण विकास हेतु दिया गया दान जो भी आप दिए होंगे, तो यहाँ पर भी उसको फिगर को फिलअप कर देनी है। इस प्रकार से 12 के अंतर्गत जितने भी आपको पॉइंट दिया गया है 1 से लेकर के 8 तक के, उनका कुल योग यहाँ पे आपको कर देनी है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कुल योग हो चुका है, तो इस तरह से आपको इसको जोड़ देनी है। अब जोड़ने के बाद क्या करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल कटौती 11 + 12, यानी कि हमारा ये जो 11 है, हमारा 11 के अंतर्गत जितनी भी आपने कटौती छूट की हुई है, इस प्रकार से हमारा ये कॉलम 11 का कुल योग हो गया ये वाला, और आपके कॉलम 12 का कुल योग, ये हमारे कॉलम का 12 का कुल योग, इन दोनों को आपको यहाँ पे जोड़ देनी है। जोड़ने के बाद जो राशि आएगी उसको यहाँ पे आपको 13 नंबर पे एंटर कर देनी है, 13 नंबर पे भर देनी है। भरने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया कर योग्य आय। कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें आप 10 में से 13 को घटाएंगे। हमारा 10 कहाँ पे है, ये देखिए आपके सामने 10, ये हमारा 10 है हमारा सकल आय। इस सकल आय में से आपकी जितनी भी कटौती होगी उसको आपको माइनस करनी है। कटौती मतलब 11 और 12 का योग। यहाँ पर देखिए 11 और 12 का योग जितनी भी होगा, इस राशि को आपको, जो आपके 10 में राशि है उसको यहाँ पे घटाने के बाद जो राशि आएगी यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी, यहाँ पे लिख देनी है। अब लिखने के बाद देखिए, अब हमारा कर योग्य राशि कितना हो गया, इसको 10 के गुणांक में करनी है, तो यहाँ हमारा राशि कितना हो गया, कर योग्य हमारा आय था 3,29,942 रुपए। तो 10 के गुणांक में क्या हो गया हमारा 3,29,940 रुपए हो गया। अब इस पे हम आयकर का गणना करेंगे कि किस प्रकार से आयकर का आपको गणना करनी है। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति जो कर जाता है सामान्य है, उसके लिए 2.5 लाख तक क्या है, छूट है। 2.5 लाख से 5 लाख तक रहेगा तो 5% है। 5 लाख से 7.5 लाख तक रहेगा तो 10% है। 7.5 लाख से 1 रुपए से 10 लाख तक 15%, 10 लाख 1 रुपए से 12.5 लाख तक 20%, और 12,50,000 1 से लेकर के 15 लाख तक 25%। और तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको कर की राशि दी गई है। ये सामान्य नागरिक के लिए हो गया, ये वरिष्ठ नागरिक के लिए है, और जो 80 वर्ष से अधिक आयु के है उसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग स्लैब तैयार किया गया है। इसी के आधार पर आपको अपना आयकर की गणना कर देनी है। उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर, कॉलम नंबर जो 15 में राशि आएगी उसी के आधार पर हमको आयकर की गणना करनी है। इतना आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी जो राशि क्या है, 2.5 लाख से अधिक है। यहाँ पर देखिए जो राशि हमको दिखाई पड़ रही है क्या है, 2.5 लाख से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कर योग्य जो राशि आई है उसमें हम 2.5 लाख को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2.5 लाख तक के शून्य है। तो जो भी, चलिए
हमारे पास जो राशि हमको प्राप्त हो रहा है 3,29,940 में से हम क्या करेंगे 2.5 लाख को घटा देंगे। तो घटाने पर क्या आ जाएगा, हमारे पास राशि आ जाता है 79,940। तो 79,940 आता है, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, हमारा इसमें आ जाएगा। ये 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख के बीच में, तो कितना परसेंट हमको लगेगा 5%। तो जितनी आपकी राशि आई है घटाने के बाद 79,940 का हमको निकाल देनी है 5%। तो 5% निकालने पर हमारी जो राशि हो जाती है, कितनी हो जाती है, यहाँ पे हमारी राशि हो जाती है 3,997 रुपए हो गया। तो यहाँ पे हम उसको फिलअप कर देंगे। यदि उसके बाद भी हमारे पास राशि घट बचती तो यहाँ पे हम आगे और स्लैब में गणना करते इस प्रकार से। अब देखिए 3,997 रुपए हमारा ये राशि आ चुका है। तो यह हमारा क्या है, योग्य आयकर यानी कि हमको इतना कर देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे उसको योग को 3,997, यानी कि जो भी आपका ये स्लैब बना हुआ है उन स्लैब के सभी का योग को हमको यहाँ पे एंटर कर देनी है। अब उसके बाद देखिए नंबर 2 का आता है छूट धारा 80C के तहत यदि 5 लाख तक की कर योग्य आय है, हमारा जो ये कर योग्य आय हमारा 5 लाख तक रहेगा तो हमको 12,500 तक का अलग से छूट मिलता है। क्योंकि ये 5 लाख से कम है और 5 लाख तक की कितना मिलेगा 12,500 तक का छूट मिलेगा। तो जितना हमारा कर योग्य आय बनेगा, ये देखिए 3,997 बन रहा है, तो यहाँ पर उसको हम 3,997 पूरा फिल कर देंगे, क्योंकि यह भी हमको छूट में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से देखते हैं हमारा शेष आयकर क्या बनता है, 0 बनता है। मतलब हमको ये 1 में से 2 को क्या कर देनी है, घटा देनी है। तो 1 में से 2 को घटाने पर क्या आ गया, हमारा राशि 0 आ चुका है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं गणना करने के बाद हमारा जो आयकर की जो राशि है जो हमको टैक्स देनी है वो हमारा 0 आ चुका है। तो 0 आने की स्थिति में हमको शिक्षा एवं चिकित्सा उपकर जो 4% लगता है उसको अलग से हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना आयकर गणना पत्रक तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, यदि और किसी साथियों को आयकर गणना पत्र तैयार करने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है, कुछ प्रकार की कुछ त्रुटि हो रही है, तो बिल्कुल आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। और यदि आप अपना आयकर विवरण पत्र तैयार करना चाहते हैं तो आप हमको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस लिंक पर संपर्क कीजिए। हम जरूर आपका आयकर विवरण पत्र तैयार करने में आपकी सहायता करेंगे। तो कुल आयकर हमारा क्या हो गया, नंबर 3 और नंबर 4 हमारा 0 हो गया। यदि आपके मामले में ये 12,500 से ज्यादा आएगा, मान लेते हैं कि ये 17,000 आ गया, या फिर मान लेते हैं कि आपका 15,000 आ गया, तो 15,000 आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12,500 उसमें से आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका 2,500 बचेगा। अब 2,000 जो आपका 500 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,500 आपका शेष आयकर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 2,500 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कुल आयकर 3 + 4, यानी कि यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे आप जो लिखेंगे 2,500 रुपए, उसमें आपको लगेगा शिक्षा उपकर 4%, यानी कि 2,500 का आपको अलग से 4% देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए 2,500 का हम निकालते हैं 4%, तो हमारा आ जाएगा 100 रुपए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका शिक्षा उपकर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 100 रुपए। अब इस प्रकार से यहाँ पे हो गया आपका 2,500, यहाँ पे हो गया 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 2,600। तो आपको 2,600 रुपए आयकर देना होगा। तो इस प्रकार से आपको 2,600 रुपए आयकर देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी आयकर की कटौती भी किया गया हो कि तिमाही आपकी जो आयकर की कटौती होती है उस कटौती को भी यहाँ पे आपको उल्लेख कर देनी है, जितना जितना आपने पहले से टैक्स का भुगतान किया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा सितंबर, चूंकि यहाँ पे 19 दिखाई पड़ रहा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेंगे सितंबर 21, और ये हो जाएगा हमारा अक्टूबर 21 से दिसंबर 21, और ये हो जाएगा हमारा जनवरी 22, और ये हो जाएगा हमारा फरवरी 22। तो इस प्रकार से जितनी भी राशि आपने इस प्रकार से आपका वेतन कटौती हुआ होगा पहले से, जो हमारा जो वेतन विवरण पत्रक हमारा तैयार होगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपका कलम दिया है आयकर, इसमें यदि आपका कटौती का उल्लेख होता है तो उस कटौती को आपको 3-3 माह का तैयार करके यहाँ पे आपको भरनी है। सितंबर तक कितना हो गया, अक्टूबर से दिसंबर तक कितना हुआ, जनवरी से में कितना हुआ, फरवरी में कुल कितना होगा, इसको भी आपको योग यहाँ पे कर देनी है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी ये राशि एक्स्ट्रा आ जाती है, यहाँ पे आपको कितना बढ़ा आयकर 2,600 रुपए, और आपका आयकर कटौती हो गया मान लेते हैं 3,000 रुपए। 3,000 रुपए आपका आयकर कटा हुआ है और आपको देना कितना है आयकर 2,600 रुपए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3,000 में से आप 2,600 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 400 रुपए। तो यहाँ पे हो जाएगा इनकम टैक्स पेएबल या रिफंडेबल 400 रुपए, यानी कि यहाँ पे आपको 400 रुपए वापसी किया जाएगा। और मान लेते हैं कि आपने आपका जो आयकर है वह 2,000 रुपए आपने जमा किया हुआ है, लेकिन आपका आयकर कितना बढ़ रहा है
2600 रुपए बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 रुपए आपको पे करना होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो है अपना आयकर गणना पत्रक तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर संपर्क करें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।